हाँ जी, हमारे स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा ताकि आइडिया हो जाए मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है या नहीं। क्लास में नहीं हुई? आपकी क्लास में नहीं हुई? नहीं, जी ओके जी। हमारे पास 17 लोग हैं, अभी 16 तो मैं हूँ, बाकी कुछ लोग आ जाएं और तो फिर शुरू करते हैं। 2-1 मिनट है हमारे पास, 11 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर आप में से कोई स्टूडेंट कोई बात करना चाह रहा है, he or she is more than welcome। कल से आपको यूनिवर्सिटी ने छुट्टियां कर दी हैं, 25 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक। नोटिफिकेशन मिल गया आप सब लोगों को? यस सर। ओके, आपके काम कितने बार आप टाइम जल्दी निकाल लेंगे? ऑनलाइन लेक्चर अगर छुट्टियों में पढ़ने का है किसी का दिल तो हम कर लेंगे। वैसे छुट्टियों के अंदर ऑफिशियली तो आपको ऑफ ही है, तो आप नहीं पढ़ेंगे। ऑफिशियली तो यही गाइडलाइंस है। अच्छा जी, अब आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ हमारा इलेक्ट्रिक शॉप का मैनुअल जो हमने अभी पढ़ना है। इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड हमने अभी तक नहीं कोई भी चीज़ देखी, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज स्टिल मिसिंग। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम आपको असाइनमेंट दी थी मैंने कोई कारपेंटर से रिलेटेड? नहीं, आपका क्विज हुआ था। हाँ, क्विज था और आपने वो सबमिट करा। सही है। तो कैसा आपका रहा वो क्विज? उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? अगर कोई बात आप उससे रिलेटेड करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। चलें, कोई भी इस पे बात नहीं करना चाह रहा तो अच्छी बात है, फिर हम पढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, हम फिर आज देखते हैं जी इलेक्ट्रिक शॉप ना। तो हमारी जो 4 शॉप्स थी उनमें से आखिरी जो है हमने जो पढ़नी थी वो इलेक्ट्रिक शॉप है। ठीक है, इसके अंदर
ऑब्जेक्टिव हमारा इलेक्ट्रिक शॉप पढ़ने का ये है कि आप में से हर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक शॉप पढ़ने के बाद कम से कम उसको इतना आइडिया हो जाए कि उसे बेसिक सर्किट सॉल्व करना और उसको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली उसको जो है वो मैनिपुलेट करना आ जाए। फॉर एग्जांपल आपसे अगर ये कहा जाता है कि आपको कम से कम ये पता चल जाए कि आपके घर के अंदर जो वायरिंग हो रही है वो उसको उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और करंट कैसे फ्लो करता है और वोल्टेज करंट का आपस में क्या रिलेशन है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ओवरऑल पावर आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, पूरे घर का लोड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एट द वेरी फर्स्ट स्टेप आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर आता है इंडस्ट्री लेवल की जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है या वो स्पेसिफिक जो इंडस्ट्री के हवाले से आपको अगर किस चीज़ के बारे में ज़रूरत पड़ती है तो वो थोड़ा नॉलेज ऐसा है जो हम यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे वेरी बेसिक लेवल के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉप देखेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे पहले तो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं एज प्रीवियस। आपको पता होना चाहिए कि जब आप शॉप में काम करते हैं और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक शॉप में यहाँ पे हैजर्ड सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको आइडिया है। और जब भी आप करंट के साथ डील करते हैं तो आप बहुत एहतियात के साथ काम करते हैं और कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपने देखनी है या बिल्कुल शुरू के अंदर इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारा जो एक्सपेरिमेंट इसके अंदर जो हमने करना है वो है टू इंट्रोड्यूस द बेसिक इलेक्ट्रिक शॉप टर्म्स टू द मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के हिसाब से इसको राइट डाउन करेंगे। राइटिंग वायरिंग फॉर द टू लैंप्स विद इंडिपेंडेंट स्विच कंट्रोल। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम है, आपको एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जिसके अंदर आप दो लैंप्स को एक स्विच के साथ ऑन ऑफ स्विच के साथ कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो उसको किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसकी। सबसे पहले तो हम ये टर्म्स देखेंगे कि लैंप और स्विच और सॉकेट्स और ये वायर केबल ये सारी क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इनको आपस में कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं और इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो टेम्परेचर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस के ऊपर, करंट के ऊपर किस तरीके से होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें इंट्रोडक्शन में बिल्कुल वेरी बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया हुआ है। इलेक्ट्रिकल आपको पता है, इलेक्ट्रिकल सारी शॉप जो है वो डील करती है करंट से, तो आपको पता है कि करंट किस तरीके से जो है वो करंट क्या चीज होती है। फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं, ये करंट है। इसके अंदर भी जो है वो एक कन्वेंशनल करंट है और एक मॉडर्न करंट है। कन्वेंशनल करंट फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से हम कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जो वैकेंसी है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो वहां पे मूव करता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। दूसरा जो मॉडर्न डेफिनेशन जो बाद में आई उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं, जिसकी वजह से करंट हमें फील होता है या करंट जो है वो किसी भी सर्किट के अंदर रन करता है। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल के अंदर ये चीजें डील होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिर आपको पता है कि ये माइन्यूट लेवल के ऊपर जो है ना वो कम वोल्टेज के ऊपर जो सारी सर्किटरी बनती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाती है। सही है, इसमें फिर पी एन जंक्शन है, वो आपने फिजिक्स के अंदर जो पढ़े थे, डायोड्स हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। तो अब सारी मोस्टली चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिकल ही है जो हमारे घरों के अंदर अभी भी जो है ना यूज हो रही है। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग के हवाले से देख लें या जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वॉशिंग मशीन है फॉर एग्जांपल, घर की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें फैंस हैं या इसके अंदर जो हमारे पास दूसरी अप्लायंसेस हैं, मोस्टली उनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर सारी की सारी चीजें चल रही हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई अप्लायंस होती भी है तो हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के रूल्स को मैनिपुलेट करके इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी अप्लायंसेस को रन कर रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर वोल्टेज आपको चाहिए मैक्सिमम जो है वो 3 वोल्ट्स, ठीक है, तो आप क्या करते हैं 220 वोल्ट्स जो आपको इनपुट के ऊपर किसी भी घर में अल्टरनेटिंग करंट 220 वोल्ट्स के ऊपर आ रहा होता है, आप उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ 3 वोल्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इसको उस हिसाब से फिर आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर भी यूज होते हैं इसमें, अडाप्टर जो है वो करंट को और वोल्टेज दोनों को मॉड्यूलेट करता है। ये खैर आगे हम देखेंगे डिटेल में, अभी फिलहाल आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टूल्स की बात करें, कौन कौन से टूल्स यहाँ पे यूज होंगे आपके, तो ये बड़ी जो है वो डिटेल के साथ यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल आप घरों में देखते भी हैं
ठीक है, आपने इसको पढ़ लेना है, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें कोई ऐसी एम्बिग्विटी है नहीं कि आपको चीज़ें जो है ना समझ में ना आए। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप ऑफ वायरिंग। घरों के अंदर जो वायरिंग होती है वो कितनी टाइप की होती है ना, तो इसको अगर हम देखें तो इसमें 4 और 5 मेन जो टाइप्स हैं वो यूज होती हैं। ठीक है जी, टीआरएस और सीटीएस और बेटन वायरिंग। बेटन वायरिंग की फिगर्स भी यहाँ पे जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको साथ साथ क्लियर हो। एक मिनट दीजिएगा मुझे जरा, मैं एक दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर से तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, ये डॉक्यूमेंट आप सबको नजर आ रहा है? चैट बॉक्स में बताइएगा, ये जिसके अंदर आपको वायरिंग की डिफरेंट जो है ना वो शेप यहाँ पे टाइप्स गिवन है और साथ में फिगर्स हैं। आप देख पा रहे हैं बेटा? इस डॉक्यूमेंट को चैट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इसमें हम टाइप्स ऑफ वायरिंग के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर सबसे पहले क्लीट वायरिंग है, दूसरे नंबर पे बेटन वायरिंग है, फिर केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग है, ठीक है, और फिर कंड्यूट वायरिंग है। अच्छा, इसमें ये फिगर्स के साथ हर चीज यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्लीड वायरिंग की बात करते हैं तो ये क्लीड वायरिंग आपको यहाँ पे नीचे गिवन है। ये बिल्कुल पुराने जो सर्किट्स यूज होते थे जिसमें आमतौर पे स्कूलों के अंदर पुरानी जो वायरिंग हुई हुई होती थी वो आप अगर देखें तो आपको वहां पे ये चीज ऐसी नजर आती थी। वायर सिंपल गुजरी हुई हैं और वहां पे डिफरेंट स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर क्लीट्स लगा के उसको फिक्स किया गया होता था वायर को, ताकि वो एक ही पोजीशन के ऊपर रहे और जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे। और ये बिल्कुल रफ वे होता था और आउटसाइड द वॉल या आउटसाइड द सरफेस हमें केबल्स गुजरती हुई नजर आ रही होती थी। उसमें हैजर्ड भी था और इसके अंदर एस्थेटिकली भी ये चीज बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये बहुत पुराना तरीका है। बेटन वायरिंग भी इसी तरह की थी, लेकिन ये जैसे ओल्ड वायरिंग सिस्टम लिखा हुआ राइट साइड टॉप के ऊपर तस्वीर आपको नजर आ रही है। इसमें क्या होता था, बहुत सारी वायर्स को इकट्ठा करके और फिर इनको क्लीट्स की फॉर्म में आउटसाइड द सरफेस इसको इंस्टॉल किया जाता था। केसिंग एंड कैपिंग आपको नजर आ रही है ये राइट साइड पे बॉटम के ऊपर ना। इसमें क्या होता था, वायर्स बिल्कुल वैसी होती थी लेकिन केसिंग इसके ऊपर डाल देते थे। केसिंग एंड कैपिंग इसी वजह से कहते हैं कि वायर्स नीचे से गुजरती थी, ऊपर से एक केस आपको नजर आ रहा है, एक डब्बा नजर आ रहा है, एक पट्टी चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन केबल्स आपको नजर नहीं आ रही। ये कुछ इंप्रूव्ड फॉर्म थी बेटिंग और क्लीट वायरिंग की। इसके बाद अगर हम देखें तो कंड्यूट वायरिंग क्या होती है। कंड्यूट कहते हैं किसी भी पाइप को जिसके अंदर से हम वायर को गुजारें। ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। तो ये आपको सामने नजर आ रही है नॉन मेटालिक कंड्यूट पीवीसी वायरिंग लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे मेटालिक कंड्यूट वायरिंग। स्टील के पाइप के अंदर अगर आप वायर्स को गुजारें तो ये कंड्यूट वायरिंग कहलाती है। इसके बाद जो मॉडर्न वे है बेटा, वो ये आपको बिल्कुल बॉटम के ऊपर नजर आ रहा है, जिसे हम कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। ये भी यानी पाइप के अंदर से सारी की सारी वायरिंग वायर्स गुजरी हुई होती हैं, लेकिन ये इनसाइड द वॉल होती हैं, इनसाइड द सरफेस होती हैं, और ये आपको बाहर नजर नहीं आती। और ये मतलब वो तरीका है जो हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में आजकल यूज होता है। इसमें सेफ्टी भी इंश्योर्ड होती है और इसके अंदर जो है वो एस्थेटिकली भी ये चीजें बेहतर नजर आती हैं अगर इस तरीके की वायरिंग को यूज किया जाए। तो देयर आर डिफरेंट वेज जो कन्वेंशनली यूज हो रहे थे, और कुछ मॉडर्न जो मेथड है वो आपको पता होना चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए, उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, चैट बॉक्स में मुझे जरा रिप्लाई करते जाएंगे ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप लोग मेरे साथ ही हैं और चीजें आपको पता चल रही हैं। ओके गुड। अच्छा,
अच्छा बेटा, अब हम बेसिक इलेक्ट्रिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे, एसी डीसी। अब यानी जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर या इलेक्ट्रिक शॉप के अंदर काम करते हैं तो बहुत बहुत ही बेसिक टर्म्स जिनका आपको पता होना चाहिए, मैं वहां से आपको लेके चल रहा हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे और हर चीज आपको एग्जैक्टली समझ में आ रही हो जिसके ऊपर हम बात कर रहे हो। वेरी बेसिक एंड वेरी लिटिल थिंग्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे जो बेसिक चीज होती है वो टाइप्स ऑफ करंट है, यानी करंट कितनी तरह का होता है आमतौर पे। अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट, ये आपने एफएससी के अंदर भी पढ़ा हुआ है तो हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है आपको पता है, जो हर सेकंड के अंदर अपनी जो है वो पोलैरिटी को चेंज करता है और इसकी जो साइनोसाइडल कर्व बनती है वो भी आपने देखी हुई है। डीसी करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है और इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, और पोलैरिटी चेंज नहीं होती इस वजह से इसकी जो कर्व बनती है या इसका जो ट्रेंड बनता है वो टाइम का और करंट का वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है जी, इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही होती। इसके बाद अगर हम आ जाएं जी, अच्छा एसी करंट क्योंकि पोलैरिटी चेंज करता है इस वजह से इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एक सेकंड के अंदर जितनी दफा ये जितने साइकिल पोलैरिटी चेंज होंगे वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और आमतौर पे जो घरों के अंदर हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही होती है उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कौन बताना चाहेगा? कोई है स्टूडेंट हमारे साथ जिसे ये आइडिया है कि घरों में आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? यस सर 50 हर्ट्ज। यस एग्जैक्टली 50 हर्ट्ज। एंड सेकेंडली इसमें वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज कौन बताएगा? 220 to 240। यस 220 टू 240, दिस इज द नॉर्मल रेंज जिसमें हमारी सारी घर में इस्तेमाल होने वाली अप्लायंसेस जो है ना वो डिजाइंड होती हैं। और ये जो है ये आप समझ लें कि ये डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई अमेरिकन अप्लायंस है या आप में से किसी का कोई इंटरेक्शन हुआ है तो आपको पता होगा कि अमेरिका के अंदर जो अप्लायंसेस चलती हैं वो 120 वोल्ट्स के ऊपर चलती हैं, नॉट 220 वोल्ट। 110 पे 110 टू 120 ये रेंज होती है उनकी, ठीक है। और हर्ट्स में जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो सकती है, कई जगहों पे 60 तक भी होती है ये फ्रीक्वेंसी। तो डिपेंड करता है ओवरऑल कंट्री ने किस चीज को, किन चीजों को जो है ना अडॉप्ट किया हुआ है, उस हिसाब से अप्लायंसेस सारी की सारी डिजाइन होती हैं। सही है। हमारे घरों में जितनी भी अप्लायंसेस यूज हो रही हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं या हमारी जो फैंस हैं या माइक्रोवेव ओवन है या वॉशिंग मशीन है या ड्रायर है एटसेट्रा, सारी की सारी चीजें डिजाइंड होती हैं 220 वोल्ट्स के ऊपर काम करने के लिए। अच्छा, और तीसरी जो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करंट है। और करंट की वैल्यू फिक्स कभी भी नहीं आती, जैसे ये वोल्टेज फिक्स आ रही है और फ्रीक्वेंसी फिक्स आ रही है, करंट कभी भी फिक्स नहीं होता, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। करंट जो है वो चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू द लोड ऑफ द अप्लायंस। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप ज्यादा पावर की कोई अप्लायंस यूज कर रहे हैं तो उसको ज्यादा करंट चाहिए होगा, अगर कम पावर की कोई अप्लायंस यूज कर रहे हैं तो उसको कम करंट चाहिए होगा। करंट इज बेसिकली जैसे आपको पता है कि ये यानी क्वांटिटी है उन चार्जेस की जो कि जरूरत पड़ती है किसी भी अप्लायंस को रन करने के लिए। ठीक है। तो ये खैर जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा जी, करंट आपने देख लिया, डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एम्पेयर। जब करंट को आप मेजर करना चाह रहे हैं तो जो यूनिट यूज होता है उसे हम एम्पेयर कहते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी वजह से हम किसी भी सर्किट के अंदर जब करंट ओवरफ्लो करता है तो ऑटोमेटिकली उस सर्किट को ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है सर्किट ब्रेकर को। ये सेफ्टी डिवाइस है और ये इसलिए यूज करते हैं कि वायरिंग ना जले और किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी लिविंग थिंग को करंट जो है ना वो उसका शॉक ना लगे। ठीक है। तो इस वजह से हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए भी और सेफ्टी के लिए भी सर्किट ब्रेकर। इसी तरीके से सर्किट क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें बड़े आसान अल्फाज में बेटा लिखी हुई हैं, ये आपने पढ़ लेनी है। इसमें कोई चीज क्लियर ना हो तो आप मुझे नेक्स्ट टाइम बता सकते हैं और उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें जो चीज आपको समझ ना आए, बिल्कुल आसानी के साथ ही चीजें एलेबोरेट करके मैंने लिखी हुई हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, हैंड रेज किया हुआ है किसी ने? ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी वंडर्स ऑफ। सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है?
नो सर, सही आ रही। अगर बाकी ज्यादा स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने लोग हैं जिनको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो उससे फिर हम, अगर ज्यादातर लोगों का मसला है तो फिर तो इसको कुछ ठीक करने की जरूरत है। मेरे लिहाज से तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। ओके ओके, सही है। अच्छा, अब आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपना माइक ऑन करके थोड़ा बताना चाहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कितने मेथड हैं, या कौन से कॉमनली नोन मेथड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती सर बाय यूजिंग टरबाइंस, है? स्टीम बना के भी कर सकते हैं। उसके बाद सर जो मोस्टली यूज हो रहे हैं, जैसे कि सन से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसको उससे भी बन सकती है ये, और वाइंड से भी बन सकती है, हवा से। विंड से, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी। यस यस यस, दैट इज अनदर सोर्स, और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है। कॉमन जो है वो कोयला से। कोयला, कोयला जो है ना वो एज अ फ्यूल यूज हो सकता है, बिल्कुल सही है। और वो स्टीम ही ओशन बनती है, वेव से भी बन टरबाइन सकती बनी। है। ओके, तो मैं इसकी ना इसको इसको हम बिगर कैटेगरीज के अंदर जो है ना इसको हम कैटेगराइज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है वो कितने हैं, क्वेश्चन ये है। सबसे पहला प्रिंसिपल जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जैसे हम फैराडे लॉ, फर्स्ट फैराडे लॉ के अंदर जो चीज पढ़ते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट को गुजारा जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड को आप यूज करके, मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स है ना, उस फोर्स को यूज करके आप किसी भी चीज को रन कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल है मोटर का। ठीक है, मोटर इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है कि इनपुट के ऊपर आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और आउटपुट के ऊपर आप मैकेनिकली किसी भी चीज को रोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी रिवर्स करते हैं, यानी कि मैकेनिकली अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं और उसके अंदर कोई आर्मेचर या कोई कंडक्टर अवेलेबल है, तो वो रोटेटिंग जो ऑब्जेक्ट है उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस दरमियान में मौजूद कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उस करंट को ईएमएफ जिसे हम कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, उसको हम अगर चैनलाइज कर लें तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है जनरेटर का। और जनरेटर, ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जनरेटर को रन करने के डिफरेंट मेथड्स है ना। अभी आप स्टूडेंट्स ने जो बातें बताई उनमें से बहुत सारी चीजें जो हैं वो सारी की सारी सिर्फ एक प्रिंसिपल के अंदर लाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जनरेटर के एक कंपोनेंट को मूव करना है ताकि वो दूसरे कंपोनेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करवाए। ठीक है, तो वो जनरेटर का कंपोनेंट मूव करने के लिए टरबाइंस यूज करते हैं। हाइडल टरबाइंस भी उसके लिए यूज होती हैं, और स्टीम टरबाइन और विंड टरबाइंस, ये सारी की सारी इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, अब उस टरबाइन को या टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उनको रोटेट करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक स्टूडेंट ने सबसे पहले बताया था जी कि हमारी जो स्टीम टरबाइंस होती हैं, स्टीम टरबाइंस के अंदर भी इसी तरीके से आगे जनरेटर लगा हुआ होता है। स्टीम टरबाइन में आप क्या करते हैं, ब्लेड्स को रोटेट करवाने के लिए स्टीम का प्रेशर यूज करते हैं। ठीक है, स्टीम के प्रेशर की वजह से ब्लेड्स के ऊपर फोर्स आती है, ब्लेड्स मूव करते हैं। इनकी वजह से जो ब्लेड्स के सेंटर में लगी हुई शाफ्ट है वो रोटेट करती है, और शाफ्ट आगे अटैच्ड होती है जनरेटर के साथ। तो जनरेटर के पार्ट को जैसे वो रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है। अब आप एक ये सेट है, इसको आप जेन में रखें। इसके पीछे अब जैसे स्टीम है, स्टीम को अगर रिप्लेस कर दें वाटर के साथ, यानी ऊपर से आप वाटर गिरा रहे हैं, वाटर ब्लेड्स के ऊपर आ रहा है, ब्लेड्स की वजह से टरबाइन रोटेट कर रही है, जनरेटर चल रहा है, बिजली बन रही है। ये दूसरा मेथड हो गया। ये भी इसी रूल के ऊपर, इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। इसके अलावा जैसे विंड के बारे में बताया, उसमें क्या होता है कि जो ब्लेड्स हैं उनको विद द हेल्प ऑफ विंड आप रोटेट कर रहे हैं, और आगे वही सेम प्रोसेस चल रहा है जो यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, इसी तरीके से जो न्यूक्लियर वाला प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं आप, न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस होता है, उसमें हीट बहुत सारी जो है वो रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत थोड़ी अमाउंट लेके रेडियो एक्टिव मटेरियल की जब उसको एक स्पेसिफिक
कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के जरिए से उसमें से हीट को इवॉल्व किया जाता है, वो हीट फिर आगे यूज हो सकती है स्टीम बनाने के लिए। वो एग्जैक्ट स्टीम फिर यूज होती है हमारे जो है वो इसमें क्या कहते हैं इस प्रोसेस के अंदर, जिस ये सेम जो प्रिंसिपल है इसी के ऊपर स्टीम बनाने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने कहा कोयले के ऊपर बना सकते हैं, तो स्टीम बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, यानी रूल प्रिंसिपल और जो बेसिक फंडामेंटल लॉ है वो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। इसके पीछे बहुत सारे तरीके हैं, ये अभी हम एक कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। स्टीम बनाने के लिए लोग कोयले को भी यूज करते हैं, फर्नेस ऑयल को भी यूज करते हैं, हाई स्पीड डीजल को भी यूज करते हैं, और बगास जो हमारी शुगर इंडस्ट्री की बाई प्रोडक्ट होती है उसको भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गैस टरबाइंस होती हैं जिसमें आप मतलब नेचुरल गैस बर्न कर रहे होते हैं और वहां से जो गैस प्रोड्यूस हो रही होती है वो आके जो है वो स्टीम टरबाइंस को, सॉरी जो टरबाइंस है उनके ब्लेड्स के ऊपर इंसिडेंट होती है और वो फोर्स की वजह से टरबाइन रन कर रही होती है। तो अगर आप इस कैटेगरी को देख सकें वेस्ट गैस की वजह से भी, यस एग्जैक्टली वेस्ट गैस, उसमें भी क्या होता है वो डायरेक्टली यूज हो सकती है या फिर वो स्टीम के लिए प्री हीटर के तौर पे यूज होती है, तो वो वहां से भी स्टीम बनती है। स्टीम जो है ना फिर इसी प्रिंसिपल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही होती है। तो अभी तक जितने भी हमने मोड्स यूज देखे हैं वो सारे के सारे, हाँ, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं इनके आगे एक ही जो है ना वो आप कह लें कि रूल या प्रिंसिपल है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप आ जाएं तो जो दूसरा मेथड है, यानी इस कैटेगरी के अलावा जो सेकंड कैटेगरी है वो सेम वही कैटेगरी है जो हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं फ्रॉम सोलर पैनल्स। ये सोलर पैनल्स वाला जो प्रोसेस है ये दूसरी कैटेगरी के अंदर लाया करता है। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो सोलर एनर्जी है, जो सन से हमारे पास एनर्जी पहुंच रही है, उसमें मेजरली टू टाइप ऑफ एनर्जी होती है। एक लाइट एनर्जी है उसमें और एक हीट एनर्जी है, ठीक है जी। हीट एनर्जी को यूज करके आमतौर पे जो बिजली बना रहे होते हैं लोग, वो कैसे करते हैं, वो हीट एनर्जी को यूज करते हैं, बहुत सारी हीट एनर्जी को इंसिडेंट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर। वो एक पॉइंट के ऊपर जब बहुत सारी हीट फोकस हो जाती है तो वो हीट वाटर को हीटअप करने के लिए यूज करते हैं, और इतना हीटअप करते हैं कि उससे स्टीम बन जाए। फिर आगे वही प्रोसेस है जो अभी हमने पहली कैटेगरी के अंदर डिस्कस किया है। जो सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी, सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन, वो है लाइट एनर्जी ना। लाइट एनर्जी में क्या होता है, लाइट में आपको पता है कि फोटॉन्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वो आके जब इंसिडेंट करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर, तो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी आउटर शेल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो आमतौर पे सिलिकॉन होता है या जर्मेनियम यूज करते हैं, या आजकल कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, लॉयज यूज कर रहे हैं लोग इसके लिए। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब लाइट एनर्जी की वजह से रिलीज होता है, वो इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो करना शुरू करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हम आगे उसको चैनलाइज करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, और उसको हम अपनी जो है ना वो यूज के लिए मैनिपुलेट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये सेकंड कैटेगरी के अंदर आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेजरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के क्या मेथड्स हैं और वो किन कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दो कैटेगरीज जो है ना ये मेजरली दुनिया के अंदर यूज हो रही हैं, जिनके जिसमें से पहली कैटेगरी तो बहुत ज्यादा यूज हो रही है, सेकंड कैटेगरी की तरफ अब दुनिया आ रही है क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है और लोगों को अब इसकी तरफ जो है ना वो रुझान बढ़ रहा है कि ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करना चाहिए जो खुद ब खुद रिन्यू होता रहे। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, उसके अंदर आपको पता है कि जब फ्यूल जलता है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, और फ्यूल के बहुत सारे जखायर ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट हो रहे हैं। यानी रिसर्च के मुताबिक 2030 या 35 तक दुनिया के अंदर जो ऑयल है वो बहुत ही शॉर्ट रह जाएगा, और दुनिया के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि जिस स्पीड के साथ इस टाइम पे आप फ्यूल को जला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं बाद में भी आप कर सकेंगे, ठीक है। तो इस वजह से अब दुनिया शिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल
उसमें आपके पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जीज हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी, जो मतलब मुसलसल परपीचुअली मतलब एक ही सिचुएशन के अंदर चलती रहती हैं। इसमें जो है वो खत्म होने के चांसेस नहीं है, यानी ज़खायर के डिप्लीट होने के चांसेस नहीं है। नेचुरल गैस के ज़खायर भी वो एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर अवेलेबल हैं अंडर द अर्थ, ठीक है। तो अंडर द अर्थ क्रस्ट जो जहां से भी आप एक्सप्लोरेशन करके नेचुरल गैस को डिस्कवर करके निकाल रहे होते हैं, तो वो एक खास एक उसका प्रेशर है, एक खास उसकी क्वांटिटी है नेचुरल गैस की, वो वक्त के साथ साथ कम होती जाती है और वो ज़खायर ख़त्म हो जाते हैं ना। तो इस वजह से आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो मेथड्स हैं उनमें बेहतर कौन से हैं, कौन से यूज़ हो रहे हैं, और मतलब करंट सिचुएशन स्टेट ऑफ द आर्ट इसके अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो ये एनर्जी ईयर बुक 2013 से ग्राफ लिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि 2013 के अंदर दुनिया के अंदर किस तरीके से जो है ना वो मेरे ख्याल ये पाकिस्तान, हाँ ये पाकिस्तान का ऑयल मिक्स बताया हुआ है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, वो इन जराए से हो रही थी। यानी 33% ऑयल से हो रही थी, 1.7% न्यूक्लियर से हो रही थी, और 0.1% इम्पोर्टेड थी, और 11% हाइडल से थी, 6% कोल से थी, और 48.2% इंडिजिनस गैस थे। यानी पाकिस्तान के अंदर से, इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल गैस रिसोर्सेज, तो पाकिस्तान के अंदर से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से इतना हम बना रहे हैं। तो ये इस तरह करके जो है ना पाकिस्तान का एनर्जी मिक्स है। ये बेटा बड़ी डिटेल्स के साथ मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप इनको पढ़िएगा, आपको समझ भी आएगी और आप इसको लेके आगे चल सकते हैं। ये वो प्रोसेस यहाँ पे दिखाया हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कहाँ से वाटर रेजरवायर से आप छोड़ते हैं और वो पेन स्टॉक से होता हुआ टरबाइन के ऊपर आता है, टरबाइन रोटेट करती है, टरबाइन के ऊपर जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और ये फिर आगे जो 3 वायर्स ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही हैं उसके जरिए से सप्लाई होती है पावर हाउस, पावर जो हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइंस होती हैं। उसके बाद ये आगे जो है वो ग्रिड स्टेशन पे जाती है, ग्रिड स्टेशन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप डाउन किया जाता है और वहां से फिर घरों के अंदर सप्लाई होती है। ये जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं ये 11,000 वोल्ट्स के ऊपर सारी की सारी ऑपरेट हो रही होती हैं। बहुत ज्यादा वोल्टेज होती है और करंट बिल्कुल मिनिमम रखा जाता है ताकि लॉसेस बहुत कम से कम हो, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिकल का अगर ये स्पेसिफिक कोर्स होता तो मैं आपको इसकी रीजन भी बताता, इसमें हम डिटेल में मजीद जा सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल हम क्योंकि इसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के हवाले से स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो वो हम इसको यहाँ तक ही देखेंगे, फिर हम आगे इसको बाद में अगर कभी मौका मिला तो देखेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल जो है वो आपको पता है, सबसे बेसिक लॉ जो इसमें यूज होता है दैट इज ओहम्स लॉ। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इसमें वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। तो आप इस रिलेशन को यूज करके किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ये वही चीज बेटा ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी भी ये N और S जो है ना मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं, किसी भी जो है ना उसमें करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी सॉलिनाइड से वैसे कह रहे होते हैं, अब सॉलिनाइड आपको कैसे समझाया जाए, यानी किसी भी कंडक्टर को अगर आप रैप कर देते हैं किसी एक मेटल बॉडी के ऊपर और उसमें से करंट को गुजारते हैं तो उसके अंदर उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वही जो बात हमने ऊपर की है ये उसी चीज की एक्सप्लेनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरीके से होती है, ठीक है। आपको पता चल गया कि ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। इलेक्ट्रिकल करंट गुजारें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को रोटेट किया जाए तो उसके अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल निकाला था फैराडे ने, उसकी वजह से दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आई थी, और वो रेवोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हमारे सामने अवेलेबल है दुनिया में। जो है ना वो लाइट बल्ब जो एडिसन ने इजाद किया 1000 ट्राइज के बाद, वो भी उसी प्रोसेस के बाद हो सका जो फैराडे ने पहले इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया। तो इस तरह करके जो है ये प्रोसेसेस हिस्ट्री में चले हैं। अच्छा, इसमें बेटा आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, केबल में और वायर में क्या डिफरेंस है ना, आमतौर पे इस चीज को गलत एक दूसरे के साथ मिक्स करके बोला जाता है। तो wire and cable are two terms that are used in electrical and communication fields. They are often confused, but in fact they are quite different. A wire is a single conductor material, most commonly being copper or aluminum, while cable is two or more insulated wires wrapped in one jacket. Multiple conductors can have that have no insulation around would be classified as a single conductor. For example,
सॉरी, इसमें अगर आप देखें तो सामने आपको दो केबल्स नजर आ रही हैं, ब्राउन कलर की, इसके ऊपर दोनों के ऊपर जो है ना वो आप कह लें कि इंसुलेशन चढ़ी हुई है। तो ब्राउन कलर की इंसुलेशन के साथ अंदर आपको ये डिफरेंट जो है ना इसमें दोनों में वायर, नंबर ऑफ वायर्स डिफरेंट नजर आ रही हैं। यानी अंदर जो कंडक्टर चल रहा होता है केबल के, उसे हम वायर कहते हैं, और जो ओवरऑल एक यानी कि जो एक स्ट्रिंग टाइप जो एक पूरा एक बॉडी होती है फुल, यानी इसमें कॉम्बिनेशन होता है केबल के अंदर, इंसुलेशन भी होती है, इसमें कंडक्टर भी होता है, इसमें शील्डिंग भी हो सकती है। इसमें आप आगे देखेंगे इसमें जो है ना वो केबल्स बहुत बहुत, हमने तो घरों के अंदर सिर्फ सिंगल फेज केबल्स देखी हुई हैं, बहुत ज्यादा जो है ना इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज पाई जाती हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर केबल्स यूज होती हैं। तो बेटा इस तरह करके ये चलता है, और आपको पता होना चाहिए कि सिंगल कंडक्टर और सिंगल जो केबल है इसमें क्या डिफरेंस है, ताकि आप उसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकें। अब ये देखें, ये सिग्नल केबल आपको दिखाई हुई है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल सेंटर में कोर होती है, ऊपर डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, उसके ऊपर फिर जो है वो मेटालिक शील्ड है ताकि सिग्नल डिस्टर्ब ना हो, उसके ऊपर फिर प्लास्टिक की जैकेट है, जो आमतौर पे घरों में केबल्स, अगर किसी ने केबल का कनेक्शन करवाते हुए देखा हो तो इस तरह की उसके अंदर जो है ना वो एक वायर चल रही होती है, ये वायर जो है ना उसमें हम ये केबल यूज करते हैं। ठीक है, केबल कनेक्शन जो है ना हम उसे नाम ही केबल का देते हैं, जो घरों के अंदर हमने एक सिग्नल का कनेक्शन लिया हुआ होता है। बेसिकली केबल जो है ना इस वायर को कहते हैं जिसमें ये सिग्नल मूव करते हैं। ठीक है जी, इसमें डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं, ये आपने पढ़ लेनी है, कुछ नीचे एक्सप्लेन भी की हुई है, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, तो ये आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। हमने यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारी शॉप है उसमें ना ये एक्सप्लेन करके रखा हुआ है बड़ा अच्छे तरीके से कि किस तरीके से जो है ना वो कौन कौन सी वायर्स की टाइप्स हैं, उनके साइजेस क्या हैं। ये आप आएंगे ना तो आपको वो बोर्ड दिखाऊंगा मैं, उसके ऊपर डिफरेंट सैंपल भी लगे हुए हैं केबल्स के, तो आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो वो टाइप्स आपको पता चल जाएंगी वहां से आसानी से। आगे जी एक्सपेरिमेंट जो हमने एग्जैक्टली करना है इस सारे बैकग्राउंड के बाद वो है क्या, ये इसकी जो है वो डायाग्राम है। इसमें आप देखें कंट्रोलिंग टू लैंप्स विद इंडिपेंडेंट स्विचेस, या विद वन स्विच भी कर सकते हैं, यानी डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको यानी कि कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि कंट्रोल दो अलग अलग स्विच हैं, लैंप्स हैं, उनको अलग ऑन ऑफ स्विचेस के साथ हमने अगर कंट्रोल करना हो तो कैसे कर सकते हैं। सामने आपको पावर सोर्स नजर आ रहा है, इसमें एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई हुई है। यानी एक फेज वायर है और दूसरी न्यूट्रल वायर है। फेज जो है वो चलती है अप्लायंस तक, ठीक है। अप्लायंस के बाद क्योंकि अप्लायंस जो है वो वहां से वोल्टेज को यूज कर लेती है, यानी पावर टू ड्राइव दैट चार्ज ऑफ करंट, उसको यूज कर लिया जाता है अप्लायंस के अंदर। तो आउटपुट के ऊपर जो हमारे पास, जिसे हम ठंडी वायर भी कहते हैं या न्यूट्रल वायर भी कहते हैं या पॉजिटिव वायर भी कहते हैं, ये जो वायर होती है इसके अंदर फिर कम वोल्टेज चल रही होती है, इसी वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं आमतौर पे जब जहाँ पे पावर सोर्स होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही ये होता है कि दोनों साइडों पे वोल्टेज का डिफरेंस है, एक साइड पे 220 वोल्ट जो इनपुट से आ रहा है और दूसरी साइड पे वोल्टेज कम होती है, इसलिए तो वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो परपीचुअली एक साइकिल के अंदर चलता है, क्योंकि करंट जिस साइड पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है उन्होंने हमेशा उस साइड पे फ्लो करना है जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कम है। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से ही ये सारे का सारा करंट का प्रोसेस चल रहा है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ऑफिस में आ रही है, वो सारी इस वजह से आ रही है सॉरी, कि आउटपुट के ऊपर जो है वो लो वोल्टेज अवेलेबल होती है, इनपुट से मैक्सिमम करंट 220 वोल्ट्स निकल रहा है, और वो सारा प्रोसेस सर्कल के अंदर चल रहा है। अच्छा जी, अब इस डायग्राम के ऊपर अगर आ जाएं तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें हमने पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है जो आपके ज़हन में होनी चाहिए, घरों के अंदर जो हम वायरिंग करते हैं ये सारी पैरेलल कनेक्शन के अंदर होती है, इस बात का तो पता है ना आप सबको। वो सर नहीं पता था। दो दो तरह की जो है ना वो बेसिक वायरिंग के सिस्टम चलते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग स्विचेस से कंट्रोल करना है तो आप क्या करते हैं, आप उसके लिए पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। सही है, और अगर फॉर एग्जांपल आप ये करना चाह रहे हैं कि आपने एक स्विच के साथ एक 100 के करीब या 50 मुख्तलिफ लाइट्स हैं वो आपने एक ही स्विच से कंट्रोल करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे।
सीरीज में और पैरेलल में डिफरेंस क्या होता है? सीरीज के अंदर वोल्टेज चेंज होती है, ठीक है, सेम वोल्टेज हर एक अप्लायंस को नहीं मिलेगी सीरीज कनेक्शन के अंदर, लेकिन करंट सेम रहेगा सबके लिए। लेकिन जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें वोल्टेज सेम मिलती है सबको। अभी जो मैंने आपको बात बताई थी वो उससे भी इस चीज को आप कंफर्म कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो सारी 220 वोल्ट्स के ऊपर चलती है ना, तो घरों में क्योंकि पैरेलल कनेक्शन होता है इसलिए हर अप्लायंस को अलग-अलग 220 वोल्ट मिलता है। अगर सीरीज के अंदर कनेक्शन कर दें तो पहली अप्लायंस जो है उसको 220 मिलेगा, उससे जो वोल्टेज कम होगी फॉर एग्जांपल 200 रह जाती है तो नेक्स्ट अप्लायंस को 200 वोल्टेज मिलेगी। फिर उस अप्लायंस से वोल्टेज जो कम होगी फॉर एग्जांपल 180 रह जाती है तो नेक्स्ट को 180 मिलेगी, फिर 160 मिलेगी। तो ये सीरीज कनेक्शन जो है वो पैरेलल कनेक्शन से डिफरेंट होता है, और डिफरेंट किन बेसिस के ऊपर होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लें वरना मैंने तो आपसे बाद में पूछ ही लेना है ना। तो दो जो प्रोसेस है उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम पहले बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की, तो उसके अंदर हर अप्लायंस को जो है वो सेम वोल्टेज मिलती है और डिफरेंट करंट होता है अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ दैट अप्लायंस। और सीरीज के अंदर हर अप्लायंस को जो है वो डिफरेंट वोल्टेज मिलती है और सेम करंट मिलता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है जो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आप बेटा चलें ठीक है, ये मैंने आपका पॉइंट देख लिया है 2 पार्ट्स में। अब तो मेन चीजें हमने सारी डिस्कस कर ली हैं, आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दोबारा यही चीजें डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने कोई इशू होगा ना, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कोई एतराज नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम फिर यही लेक्चर देख लेंगे। जैसे कारपेंट्री को हमने 2 दफा कर लिया था कि चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए, तो ये भी की जा सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको पढ़ना है, यानी नेक्स्ट टाइम मैं आपसे इसमें से क्वेश्चन भी करूंगा ऑरली, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने पढ़ा भी है या मतलब वैसे ही जैसे बंद की थी किताबें वैसे ही खोल के नेक्स्ट वीक में आ गए हो। भाई ऐसे ना करो, थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ी चीजें देखा करो। अगर प्रॉब्लम हो तब हम डिस्कस करेंगे। मैं तो आपको कहा है कि मैं ओपन हूँ डिस्कशन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसके अंदर आपको पता चल रहा है। मैंने अब आपको एक असाइनमेंट भी आज देनी है, वो असाइनमेंट अभी आप नोट करेंगे और वो आपने इन छुट्टियों के अंदर सॉल्व करनी है, और छुट्टियों के बाद जब आना है तो वो आपने उसका सोल्यूशन लेके आना है मेरे पास। अच्छा, इसमें ये कनेक्शन आपको समझ में आ रहा है? इसमें अगर आप देखें तो नेगेटिव साइड से एक वायर निकल रही है और उससे आगे वो डिवाइड हो रही है 2 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट जा रहा है लैंप 1 में और दूसरा पार्ट जा रहा है लैंप 2 में, ठीक है। और लैंप 1 वाला जो आउटपुट है वो आगे स्विच के अंदर आ रहा है और स्विच से फिर आगे पावर सोर्स के अंदर जा रहा है, सही है। अच्छा, इसमें एक चीज जो है ना वो समझने वाली वो ये है कि इसमें थोड़ी सी गलती है, इसको ठीक करने की जरूरत है। वो मैं आपको ये बता दूं, ये जो स्विच है ये गलती, बल्कि इसको आप ठीक करके इसका जो मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है। करने के बाद आपने मेरे साथ शेयर करना है इसका जो यानी कि राइट वर्जन है। अब करना क्या है, इस डायग्राम के अंदर जो स्विच 1 है उसको आपने लैंप 1 से पहले लेके आना है, ठीक है। इस जगह के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्विच 1 आ जाएगा और स्विच 2 को आपने यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है जी। ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। स्विच 1 और स्विच 2 दोनों यहाँ से खत्म हो जाएंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि पावर सोर्स से जब इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्कल चलता है, स्टार्ट होता है, तो उसके रास्ते में हमें स्विच लगाना पड़ता है कि हम उस रास्ते में स्विच को कनेक्ट करें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर स्विच 1 यहाँ पे भी लगा होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ आपको समझाने के लिए है। स्विच 1 अगर यहाँ पे लगाएंगे तब भी यही काम करेगा जो उसने चेंज करने के बाद करना है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑन ऑफ स्विच जो है इसका फंक्शन होता है कंप्लीट पाथ को रोकना, यानी पाथ कंप्लीट होने से रोकना। यानी घरों के अंदर जो ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं इनका यही फंक्शन होता है। जब आप इसको ऑफ करते हैं तो बाकी सारा सर्किट हर जगह से बिल्कुल कनेक्टेड होता है, सिर्फ ऑफ करने की वजह से एक जगह से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करना रुक जाता है। जब आप सर वैसे ये सही लगे हुए हैं पहले वाली डायग्राम में।
नहीं, आप उसको चेंज कर लेना, लगे हुए। सर अगर वो स्विच 1 अगर आप क्लोज करेंगे तो फिर वो लैंप 2 ऑन ही नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। पहले वाले जो डायग्राम है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये सर ये फिर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे दोनों। बात सुने, हम ऐसे कर सकते हैं, ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम यहाँ पे ला के जोड़ सकते हैं, ये यहाँ से खत्म कर दो। अब समझ आई है? यस सर, अब ठीक है। हाँ, ऐसे कर लें। ऐसे करने की मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ऐसे करने का मकसद ये है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि पाथ को आपने रोकना है। बेसिकली जो मकसद है आपका वो ये है कि एक कंप्लीट पाथ को रोकना है, और वो अप्लायंस से पहले रोकना ज्यादा स्टैंडर्ड मेथड लगता है वो भी ठीक, वो भी उससे भी रास्ता रुक जाएगा और करंट गुजरना बंद हो जाएगा और लैंप बंद हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे स्विच 1 और स्विच 2 को लगाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। एक तो सारे लोग ये अब नोट करेंगे कि आपने इसको ठीक करके और इसी तरह की डायग्राम पेन के साथ, पेंसिल के साथ एक पेज के ऊपर आपने ड्रा करनी है, उसके ऊपर लेबलिंग करनी है और नीचे अपना रोल नंबर लिखना है, उसकी तस्वीर बनानी है, और वो सारे के सारे स्टूडेंट आज उसके ऊपर मैं अभी असाइनमेंट जनरेट कर देता हूँ, उसके ऊपर आप अपलोड करेंगे। ये आपकी समझ लें एक छोटी सी असाइनमेंट है, ठीक है। आपने ये करना है, इस सर्किट को ठीक करना है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक करने के बाद आप नीचे रोल नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे और इसकी पिक्चर साफ सी बनाएंगे, और आपने सबमिट करवानी है असाइनमेंट के टैब के ऊपर ना। वो मैं आप जनरेट करके मैं मैसेज कर देता हूँ बाबर को, आपको बता देगा किस नाम से वो असाइनमेंट मैंने जनरेट की है। सही है जी। तो ये आपका आज का काम है, और ये छोटी सी असाइनमेंट है इसके साथ, ठीक है। ये आपने कंप्लीट करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो सर अगेन बता दिए क्या असाइनमेंट है? असाइनमेंट ये है बेटा कि ये मैंने आपको सर्किट ठीक करने का प्रोसेस बताया कि इसमें जो ये स्विचेस लगे हुए ये गलत जगह पे लगे हैं, इसको ठीक करना है। ये छोटा सा काम है, और इसको आपने खुद हैंड ड्रॉन होनी चाहिए ड्राइंग। एक A4 पेज के ऊपर आप ड्रा करेंगे खुद, ऊपर आप कैप्शन लिखेंगे कंट्रोलिंग 2 लैंप्स विद इंडिपेंडेंट स्विचेस, ठीक है। और नीचे आप ये वाले सर्किट ठीक करके बनाएंगे, और नीचे आप अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे, इसकी तस्वीर बनाएंगे, और आपने LMS के ऊपर असाइनमेंट के अंदर इसे अपलोड करना। चार्जेस चेंज नहीं करेंगे बेटा, चार्जेस क्यों चेंज करेंगे, चार्जेस सही है। ठीक है जी। अब किसी को अगर कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछे, और इसके लिए आप मेरे ख्याल कल तक जमा करवा सकते हैं इसको। 25 आपको डेट दे देंगे लास्ट इसकी। आज बना के भी सबमिट करवा दें इसमें, आज करवा दें, कल करवा दें, कल शाम तक का टाइम दे देता हूं आपको, ठीक है बाबर? ओके सर। हाँ, तो ये मैं असाइनमेंट वहां पे जनरेट कर देता हूँ। और दूसरा आपने एक काम और करना है। अब आपको ये आइडिया हो गया है आपके सामने, ये जो है आपको नजर आ रहा है कि ये सर्किट एक बना हुआ है, उसमें कैसे करंट फ्लो कर रहा है, अप्लायंसेस कहाँ पे आती हैं, स्विचेस कहाँ पे आते हैं। अब आपने ये करना है, जो इसके साथ जो मुल्हिका दूसरी असाइनमेंट है आपकी, वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। यानी एक तो आपने ये किया कि आपने इस सर्किट को ठीक किया, और आपने एक पिक्चर खींची और भेज दी, और साथ ही साथ आपने जो दूसरा काम करना है वो ये है, जो मैं अभी आपको बताता हूँ। 1 मिनट जरा इंतजार करें। आपको याद है, आपको आपके ग्रुप्स बनाए थे मैंने शुरू शुरू में। मेरी आवाज पहुंच रही है बेटा आप तक? यस सर। आप में से किसी को याद है वो, बल्कि CR के पास मेरा ख्याल रिकॉर्ड होगा उसका, वो मैंने आपको डिटेल बताई थी कि कैसे कैसे आपने जो है वो ग्रुप्स के फॉर्म में आपने जो काम करते रहे मिड से पहले। यस सर है वो। हाँ, अच्छा, आपने उस ग्रुप के अंदर ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है।
आपने मिड के बाद सबमिट करवाना है वो प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट है क्या वो मैं आपको उसकी डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ। मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ ताकि आप सारे उस चीज को नोट कर लें, या बल्कि मैं लिख देता हूँ, आप लोग मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लें। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो एक सर्किट डायग्राम बनानी है फॉर एन एक्सटेंशन लीड। ठीक है, एक एक्सटेंशन लीड के लिए आपने सर्किट डायग्राम बनानी है जिसमें आप एक स्विच के साथ, एक ऑन ऑफ स्विच के साथ आपने कंट्रोल करना है 4 डिफरेंट सॉकेट्स को। ठीक है, और जिस तरह घरों के अंदर हम एक्सटेंशन यूज करते हैं उसका सर्किट डायग्राम क्या होगा ये आपने खुद जो है ना वो देखना है, खुद सर्किट डायग्राम ड्रा करना है। तो अभी यानी कि फिलहाल जो असाइनमेंट है वो ये है कि सर्किट डायग्राम उसकी बना के बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने ये सर्किट बनाना है, बिल्कुल वैसे ही आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे, नीचे अपना नाम लिखेंगे और ये हर स्टूडेंट सबमिट करवाएगा। लेकिन जब आपने कंस्ट्रक्शन करनी होगी, बनानी होगी, तो फिर आप ग्रुप्स के अंदर बनाएंगे। ये आपने हार्ड फॉर्म के अंदर जमा करवानी है और इसके ये टाइम है आपके पास 10 जनवरी तक का। लेकिन ये सर्किट डायग्राम जो है वो आपने अगले 5 दिन के अंदर अंदर मुझे सबमिट करवानी है। यानी आज 24 तारीख है तो मैं इसकी जो डेडलाइन है वो 29 आपको दूंगा। ठीक है, तो 29 तक आप जो है वो ये दोनों चीजें सबमिट करवा दें। ठीक है, दोनों चीजों से मुराद ये है कि एक ये सर्किट वाली जो छोटी असाइनमेंट आपको दी है, और सेकेंडली जो एक्सटेंशन लीड के लिए आपने सर्किट डायग्राम बनानी है। उसमें आपने करना क्या है, एक ऑन ऑफ स्विच के साथ 4 डिफरेंट सॉकेट्स को कंट्रोल करना है पैरेलल कनेक्शन के अंदर। यानी पैरेलल सबको जो है ना वो करंट जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टाइम में उसके ऊपर जो है वो 2 चार्जेस लगा रहा हूँ, ठीक है, और 2 चार्जेस दोनों को पैरेलल के अंदर वहां पे जो है ना वो करंट जाना चाहिए। यानी पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए, सीरीज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। समझ आ गई है बेटा? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो भी आप पूछ सकते हैं। बाबर आपको समझ आ गई है बेटा? क्योंकि आपसे सबने बाद में पूछना है। सर ये जो सर ग्रुप की है असाइनमेंट, सर ये 10 जनवरी तक जमा करवानी है? हाँ, ये 10 जनवरी तक आपने कंस्ट्रक्शन करने के बाद सबमिट करवानी है, यानी बनाने के बाद हार्ड फॉर्म में ये आप सबके पास होनी चाहिए। इसकी आप पिक्चर लेंगे और 10 जनवरी तक आपने वो पिक्चर जो है ना वो अपलोड करनी होगी। ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हर ग्रुप ने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो फिर हार्ड फॉर्म में जब जमा करवानी होगी, जब आप यूनिवर्सिटी में आओगे तब हर स्टूडेंट हार्ड फॉर्म में वो लेके आएगा और वो सबमिट करवाएगा। यानी हर ओके सर। एक्सटेंशन लीड बनाएगा जिसमें 4 स्टूडेंट हैं आपके फॉर एग्जांपल, तो वो 4 मिलके उसके ऊपर जो है ना वो, मेरा ख्याल है ये इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं है, इसमें 20-25 रुपए की एक सॉकेट आती है। ठीक है, और स्विच भी 20-25 रुपए का आ जाएगा, 30 रुपए का। तो ये टोटल मेरा ख्याल है कोई 100-150-200 तक की इन्वेस्टमेंट होगी। 50-50 रुपए शायद 4 स्टूडेंट में से हर किसी के लग जाए। लेकिन ये है कि आपको इसके जो इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने का प्रोसेस है वो समझ में आएगा, आप इसको कंप्लीट करेंगे और फिर आप सबमिट करवाएंगे। एक्सटेंशन लीड क्या होती है? वाह भाई वाह, ये कौन बताएगा इस उमैर भाई को कि एक्सटेंशन लीड क्या होती है? अब आप पता नहीं उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंशन लीड हर घर में ही होती है मेरा ख्याल है। सर वो होती है जब से चार्जर और मोबाइल आम हुए तो कोई मेरा ख्याल घर ऐसा नहीं है जो एक्सटेंशन लीड से पाक हो। जी बिल्कुल सर। ठीक है, तो मेरे भाई एक्सटेंशन लीड बड़ी कॉमन सी चीज है। ये जो है ना इसमें हम एक चार्जर लगा सकते हैं, अप्लायंसेस एक से ज्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, करना क्या है, एक ऑन ऑफ स्विच के साथ कंट्रोल करना है 4 डिफरेंट सॉकेट्स को, और ये सॉकेट्स पैरेलल के अंदर कनेक्टेड होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसके अंदर एक एलईडी आती है, यानी कि वो एक स्विच टाइप ही होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो भी सर्किट के अंदर लगता है, उससे ये पता चलता है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं। आपने देखा होगा एक्सटेंशन लीड्स के अंदर होता है, यानी एक लाइट रेड कलर की चलती रहती है, उससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये जो है ना वो इसमें करंट चल रहा है या नहीं चल रहा ना। तो वो भी आपने इसमें कनेक्ट करनी है। तो टोटल जो इसमें चीजें लगेंगी वो लगेंगी 6। एक ऑन ऑफ स्विच लगेगा, एक वो जो है वो पावर ऑन ऑफ एलईडी उसे कहते हैं,
लाइट इमिटिंग डायोड, मैं उसकी पिक्चर आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, वो मैं देख लूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पावर, अगर फॉर एग्जांपल पीछे से आप पावर ऑन करते हैं तो एलईडी ऑन हो जाती है, यानी वो एलईडी एक एलईडी बल्ब लगा हुआ होता है और वो उसी साइज का होता है जिस साइज का ऑन ऑफ स्विच है, तो वो ये सर्किट के ऊपर लग जाता है, यानी शीट के ऊपर लग जाता है। क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। Socket on off। ये इस तरह की होती है। हाँ, इसके ऊपर लगी हुई सर ये क्लियर है, समझ आ गई एलईडी की। है। मैं अभी आपको ना, हाँ मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। ये अगर आप देखें ना, ये सामने आपके ना इस टाइम पे एक एक्सटेंशन लीड पड़ी हुई है जिसमें 4 सॉकेट्स हैं, 3 पिन सॉकेट्स लगी हुई हैं। आपने क्या करना है बेटा, आपको 3 पिन सॉकेट होती है दुकान पे, आपने 3 पिन सॉकेट्स ही लगानी है, ठीक है। 3 पिन सॉकेट्स का ये फायदा होता है कि आपके पास अक्सर जो है वो 3 पिन चीजें होती हैं, यानी 3 पिन शू होते हैं, तो 3 पिन शू के लिए 3 पिन सॉकेट की जरूरत पड़ती है। 3 पिन शू का क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि जो आपके पास अप्लायंस है, कोई भी फॉर एग्जांपल पंखा है, तो पंखे की जो जो केबल होती है, उसके बाद एंड पे जो शू लगा हुआ होता है, उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो उसमें 2 टांगे हो सकती हैं, दो उसे 2 पिन शू कहते हैं, या उसमें 3 टांगे होती हैं, उसको 3 पिन शू कहते हैं ना। ये आपके लिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं टांगे बोल रहा हूँ, लेकिन मकसद ये है कि उसमें पिन्स लगी हुई होती हैं। अगर 3 पिन है तो वो 3 पिन शू होता है, अगर 2 पिन है तो 2 पिन शू होता है, और हर शू के लिहाज से फिर सॉकेट डिजाइन होती है। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का कोई ऐसा आपके पास जो है ना एलईडी का स्विच है जो 3 पिन शू उसके आगे लगा हुआ है, तो वो 3 पिन सॉकेट के अंदर ही जाएगा। आपको पता है ये डिजाइन डिफरेंट होते हैं ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 3 पिन सॉकेट्स ही लगानी है। तो आप क्या करेंगे, ये जो सामने आपको नजर आ रही है सॉकेट, इसके अंदर 4 जो है वो सॉकेट्स लगी हुई है, 3 पिन सॉकेट्स इनको कहते हैं, और साथ में ऑन ऑफ एलईडी लगी हुई है, जो मैंने आपको भी बताया था कि किस तरह की होगी, सिर्फ इसके ऊपर ऑन ऑफ स्विच मिसिंग है, तो वो ऑन ऑफ स्विच आपने लगाना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट इस तरीके से आपकी एलईडी एक्सटेंशन लीड बनेगी। इसका पहले आपने सर्किट बनाना है, और सर्किट बनाने के बाद फिर आपने जो है ये आपने बताना है कि किस तरीके से ये काम करेगी, और फिर इसको हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। तो आपको टाइमलाइन पता चल गई इसकी। सबसे पहले आपको यस सर। के बनाना क्या है, ठीक है, और इसकी आपने सॉफ्ट फॉर्म के अंदर मुझे जो इसकी सर्किट डायग्राम देनी है, उसकी डेडलाइन क्या है? 29th 29। 29। ऑफ दिसंबर। उसके बाद फिर बेटा जब मैं वो अप्रूव कर दूंगा देख के, और वो कह दूंगा कि आपकी ठीक है, फिर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, और हर 4 स्टूडेंट के जो ग्रुप बने हुए हैं, टोटल आपके पास अगर 50 स्टूडेंट्स हैं या 48 है मेरा ख्याल, तो 4 4 के 12 ग्रुप बनेंगे, तो 12 एक्सटेंशन लीड्स आप कंस्ट्रक्ट करके आपने फिर वो मुझे क्लास के बाद देनी होंगी, उसके बाद फिर आपके फाइनल ग्रेड्स लगेंगे। तो ये आपका सर ये 40 स्टूडेंट हैं। चले 40 हैं तो 10 बन जाएंगे ग्रुप ना। 4 स्टूडेंट, 4 से ज्यादा का कोई स्टूडेंट जो है ना वो ग्रुप नहीं होना चाहिए। आप में से 6 6 7 7 के भी ग्रुप थे, तो आपने उसको रिजॉल्व करना है, 4 4 के ग्रुप्स के अंदर लेके आना है, और वो सीआर आपको बता देगा। अगर आपको समझ ना आए सीआर, तो आप ना रोल नंबर वाइज इनको बता दीजिएगा, 1 से 4 तक, और फिर 5 से 8 तक
वरना इनके ये मसले खत्म नहीं होते कि ये मैंने इसके साथ नहीं जाना तो मैंने उसके साथ नहीं जाना। सही है बाबर, आप पता चल रहा है? सर मेरे पास बनी हुई है 4 की ना, वो मैं इनको सेंड कर देता हूँ। हाँ बस वो कर दीजिएगा, ये तो हेल्प हो जाएगी। सही है, तो ये आपने, अब आपको टाइमलाइन पता चल गई है, उसके हिसाब से आपने इसे कंस्ट्रक्ट करना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे। सर ये जो छोटा सर्किट है, जो 2 इंडिपेंडेंट वाला, जो अभी आपने कहा कि सही करके बना के देना है, तो वो वाला कब तक जमा करवाना है? वो आप कब तक दे सकते हो? वो कल तक दे सकते हो, तो अगर वो आपको लगता है टाइम है तो फिर वो उसके साथ ही जमा करवा देना, 29 को जमा करवा दो दोनों। फिर सर 29 को ही करवा देंगे दोनों। चलें बस ठीक है, 29 दिसंबर इन दोनों की आपके पास डेडलाइन है। और आप ये जब मेरे पास आ जाएगा मैं इसे चेक कर लूंगा, फिर आप इसको मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी का कोई इशू हुआ तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिर जो है ना ये आपने जो है ना 10 जनवरी तक आपने फिर फाइनल कंस्ट्रक्ट करके जमा करवानी होगी। ओके सर। सर 10 को फिजिकली ओपन हो जाएगी यूनिवर्सिटी? 10 को यार फिजिकली ओपन तो नहीं होगी अभी फिलहाल, तो नोटिफिकेशन ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट तो यही पता है कि यूनिवर्सिटियां बंद हुई थी 1 महीने के लिए, 24 दिसंबर तक, और उसके बाद विंटर वेकेशन है ना। अगर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिर बाय डिफॉल्ट आपको 11 तारीख को यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। अगर इसके दौरान ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि छुट्टियां एक्सटेंड हो गई हैं या कोरोना की वजह से हमने यूनिवर्सिटीज को मजीद ज्यादा देर के लिए बंद रखना है, तो वो फिर आप उस नोटिफिकेशन को फॉलो करोगे। नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो आपने अब यूनिवर्सिटी आना ही है 11 को ना। ठीक है सर। लेकिन लगता नहीं है कि आप आओगे, उसमें जो है ना वो सिचुएशन वर्स हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। तो गवर्नमेंट उम्मीद है कि कोई और इसमें नोटिफिकेशन निकालेगी ताकि आपकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। ठीक है बाबर, फिर इसके अलावा अगर कोई चीज है तो डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाबर आप ले लें इनकी अटेंडेंस यार, फिर हम ऑफ करते हैं ये। ठीक है, सब अटेंडेंस का मैसेज कर दें, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं। सूरज कुमार उर्दू कैसे लिख लेते हो यार आप? वैसे बड़ा ये टैलेंट है वैसे आपके। और सर लिख लेते हैं, कीपैड वो इंस्टॉल वही किया था इसलिए। मोबाइल पे? यस सर, मोबाइल पे लिखते हैं। क्या बात, क्या बात, यस सर। तुम तो बड़े टैलेंटेड बंदे हो यार, तुम्हें तो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सारे। नहीं सर, इतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ। अच्छा, मैं ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ? थोड़े बहुत हैं सर। चलो खुश रहो यार, हंसते मुस्कुराते रहा करो बस। थैंक यू सर, थैंक यू। लड़कों ने तो बहुत अच्छा काम किया है जो लास्ट टाइम क्विज आपने दिया है। बच्चियों को पता नहीं, समझ नहीं आई क्या करना था क्या नहीं करना था। लड़के जीनियस होते हैं, क्या बात है, क्या बात है। वो क्विज बेसिकली था भी इसीलिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया था ना कि जो आपकी एक ओवरऑल आपने लर्निंग की है ना वही उसमें यूज होनी थी। यानी वो कुछ ऐसा नहीं था कि वो आप बुक खोलोगे और बुक में से देख लोगे और एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा ना। वो आपकी लर्निंग ही वहां पे यूज हो सकती थी ना। तो इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट रखा हुआ था क्विज, ताकि आप बार बार जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं सिर्फ वही आप कॉन्सेप्ट यूज करो और अपने जहन में जो आपके उसका आंसर आता है प्रॉब्लम का वो आप सॉल्यूशन के तौर पे लिखो। सर अटेंडेंस हो गई।
ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज सर, ईमान।